हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। बेसिकली हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे क्योंकि हम एटम के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट पहले हम एक जनरल बात करते हैं। तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में देखा है, एक एक्सपेरिमेंट होता था हमारा फिजिक्स में। हम क्या करते थे, सनलाइट जिसको व्हाइट लाइट भी कहते हैं, हम क्या करते थे, व्हाइट लाइट को लेते थे और व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म के थ्रू, ट्रायंगुलर एक इक्विपमेंट होता है प्रिज्म, हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करते थे। और हमने फिर देखा, छोटी क्लासेस में हमें बताया गया कि एक बैंड ऑफ 7 कलर्स हमको ऐसे करके मिलता है। जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो हमें एक बैंड मिलता है डिफरेंट कलर्स का, जब हमने इसको पास कराया व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू। तो अब ये बात ये जो बैंड होता है, ये जो कलरफुल बैंड होता है डिफरेंट कलर्स का, ये जो कलरफुल बैंड होता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके पीछे का फिनोमेना क्या है कि व्हाइट लाइट स्प्लिट क्यों हुई डिफरेंट कलर्स में। इसके पीछे एक फिनोमेना होता है कि यहाँ पे तो एयर है, ये हमने ग्लास प्रिज्म लिया था, हमने क्या लिया था, ग्लास प्रिज्म। तो जैसा हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि लाइट रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है। तो क्या हुआ, जब व्हाइट लाइट एयर से ग्लास में एंटर हुई तो उसका रिफ्रैक्शन हुआ। और हमें पता है कि व्हाइट लाइट इज अ सनलाइट जो होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से, विबग्योर जो हमने पढ़े थे। तो क्या हुआ, हमें बताया गया, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इसके बारे में, मतलब ज्यादा एक्सप्लेनेशन में। क्या हुआ था, जब एयर से ग्लास में आई तो रिफ्रैक्शन, जब लाइट एयर से ग्लास में आई तो रिफ्रैक्ट हो गई। अब ग्लास में आने के बाद क्या हुआ, जो सारे कलर्स थे वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करने लगे ग्लास के अंदर। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कोई कलर तो बहुत कम डेविएट हुआ, जैसे रेड है, रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि रेड कलर जो मेरा है वो लीस्ट डेविएट हुआ था। हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जब हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया तो बेसिकली हुआ क्या था, प्रिज्म क्योंकि ग्लास का था तो मीडियम चेंज होने की वजह से सारे जो भी कलर्स थे, सारे कलर्स की लाइट अलग अलग स्पीड से मूव करने लगी इस ग्लास के अंदर, जिसकी वजह से स्प्रेड हो गई, सारे कलर्स अलग अलग स्प्रेड हो गए। उसके बाद हमने क्या देखा कि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वो सबसे कम स्प्रेड हुआ, सबसे कम डेविएट हुआ है। यानी कि सपोज अगर हम ऐसे कुछ शो करें इसको इस तरीके से, ये सपोज मेरी व्हाइट लाइट है, तो ऐसे करके तो ये देखिए यहाँ से ये जो लाइट आई यहाँ पे बेंड हुई, तो ये वाली जो कलर की लाइट थी ये सबसे ज्यादा बेंड हुई और सबसे ज्यादा डेविएट हुई ये। तो क्या बोला गया कि रेड कलर की लाइट सबसे कम डेविएट हुई थी और वॉयलेट कलर की लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई थी। कुल मिला के हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है। अब ये जो विबग्योर रीजन था, बेसिकली बात क्या हुई, उसके बाद क्या, मतलब हम इस चीज को यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं कि हमने भी पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ही होती है, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विबग्योर को कौन से रीजन में रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, विजिबल रीजन में। तो क्या हुआ, मैंने क्या कहा कि ये जो बैंड मिलता है हमें इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो विजिबल रीजन का, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम था वो कॉन्टिन्यूअस था। कॉन्टिन्यूअस मतलब एक के बाद एक कलर्स थे। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ बनाना, उन्होंने जो स्पेक्ट्रम देखा विजिबल लाइट का, विजिबल रीजन जो है, विजिबल लाइट जो है विबग्योर, उन्होंने जब स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने बोला कि ये स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस है। मतलब यहाँ पे वॉयलेट कलर था, वॉयलेट कलर से धीरे धीरे इंडिगो मिला, इंडिगो से फिर ब्लू, ब्लू से फिर ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड। कहीं पे भी ब्रेक नहीं था, लगातार कलर्स मतलब चेंज होते जा रहे थे। तो उन्होंने बोला ऐसा स्पेक्ट्रम जहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, लगातार एक के बाद एक कलर चेंज होते जा रहे हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को उन्होंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा।
फिर उन्होंने बात की एटम के बारे में। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि विजिबल लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऐसा होता होगा ना कभी कि ऊपर से नीचे वाले हाई एनर्जी से लो एनर्जी वाले शेल में आ रहे हैं, कभी लो से हाई एनर्जी में जा रहे हैं। तो हमें ये पता था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। और अभी आगे और हम ब्रीफली पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो उन्होंने कहा कि एटम में भी तो फिर ऐसा हो रहा होगा ना कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी देखना चाहिए। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में उन्होंने बेसिकली दो स्पेक्ट्रा देखे। फर्स्ट था एमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में उन्होंने किसको कहा कि सपोज मेरे पास कोई सैंपल है, मैंने इसको एक्साइट कर दिया। एक्साइट यानी कि मैंने इसको हीट करा, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। मेरे पास ये कोई सैंपल था, मैंने इसको हीट दे दी, इसको एक्साइट कर दिया, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी। और उसके बाद मैंने क्या करा, ये जो सैंपल था इसको हीट देने के बाद मैंने इसको लिया और इसको रखा। उसके बाद मैंने इसको रखा, बहुत देर तक रखा, और धीरे धीरे जैसे जैसे इसका टेम्परेचर गिरता गया, मतलब जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा था, ये जैसे जैसे इसमें चेंज हो रहे थे, वैसे वैसे ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, ये जो सैंपल था ये जैसे जैसे डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट करता जा रहा था वो नोट करते गए, और उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया। अब बात ये कि हमने इसको एमिशन स्पेक्ट्रम नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, ये ऑलरेडी एक्साइटेड था, ये एनर्जी को एमिट कर रहा है, ये ऑलरेडी एक्साइटेड था, इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी थी, ये ठंडा हो रहा है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज एब्सॉर्ब्ड द एनर्जी, कि ये एनर्जी जो मैंने हीट करी, इसने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की, ऐसे सब्सटेंस का एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देख रहे हैं जिसने ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब कर रखी है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सैंपल लिया, यहां पर इसको एनर्जी दी, एमिशन स्पेक्ट्रम वो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए उन्होंने एक सैंपल लिया, यहां से उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की और यहाँ पे उन्होंने प्रिज्म रख दिया ऐसे करके। उन्होंने क्या देखा, ये सैंपल जो है ये धीरे धीरे एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, इन्होंने एनर्जी दी, नॉर्मल सैंपल था, इसको एक्साइट हमने कुछ नहीं, इसमें हमने कुछ नहीं करा, नॉर्मल सैंपल लिया, इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, ये धीरे धीरे एनर्जी एब्सॉर्ब करता जा रहा है, और जैसे जैसे ये एनर्जी एब्सॉर्ब करता जा रहा है वैसे वैसे ये कुछ अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशन देता जा रहा होगा। तो रेडिएशन इसकी जो भी है रेडिएशन, हर टाइम पे हमें पता है हमेशा कोई ना कोई रेडिएशन जरूर एमिट होती है किसी भी बॉडी से। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे जैसे ये रेडिएशन एब्सॉर्ब करता जा रहा है जैसे जैसे एनर्जी एब्सॉर्ब करता जा रहा है वैसे वैसे रेडिएशन निकलती जा रही होगी अलग अलग वेवलेंथ्स की। तो उन्होंने उसको भी वही एक स्पेक्ट्रम देखा और इस स्पेक्ट्रम को क्या नाम दे दिया, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये बुक में डायग्राम गिवन है, ये थोड़ा कलरफुल डायग्राम है तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम है हमारा, बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक एक्साइटेड सैंपल लिया, एक्साइटेड सैंपल को प्रिज्म से पास कराया और डिटेक्टर से इसका स्पेक्ट्रम स्टडी करा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आया था जो बुक में शो करा हुआ है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये व्हाइट लाइट सोर्स है एक, ये एब्जॉर्बिंग सैंपल है, इसको एनर्जी दे रहे हैं धीरे 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 धीरे, फिर जो रेडिएशंस निकल रही हैं इससे उसको डिटेक्ट कर लिया एक डिटेक्टर के हेल्प से, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आया था। और टुवर्ड्स द राइट साइड, यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट साइड वेवलेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और तो ये तो अभी हमने बात की कि हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मतलब क्या था। अब उन्होंने क्या देखा कि एमिशन, जब एटम्स की बात हुई कि एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स
emit light only at specific wavelengths. उन्होंने क्या देखा, जब एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी करा तो हम देखा कि एटम का जो स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रम, उन्होंने देखा कि वो किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही एमिट कर रहा है। देखो, emits light only at specific wavelengths with dark spaces, कि जैसे विजिबल लाइट में हमें दिख रहा था हर वेवलेंथ पे कोई ना कोई अलग अलग कलर था, बट एटॉमिक स्पेक्ट्रम के केस में क्या हुआ, एटम के केस में क्या हुआ, किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे ही एमिशन हो रही थी, हर वेवलेंथ पे एमिशन नहीं हो रही थी। तो जिस वेवलेंथ पे एमिशन नहीं हो रही थी उसको क्या कहा कि वो डार्क बैंड है, डार्क, ऐसा। जिस वेवलेंथ पे एमिशन नहीं हो रही थी वो डार्क बैंड है, और जिस वेवलेंथ पे एमिशन हो रही थी उसको किसी ना किसी कलर से डिपिक्ट करा गया। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को जिसमें डार्क एंड ब्राइट कलर के बैंड्स होते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम की बात होती है। अब इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एमिटेड रेडिएशन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, ब्राइट लाइन से, और जो मिसिंग वेवलेंथ्स है उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डार्क लाइन से। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, ब्राइट और डार्क कलर की लाइंस के हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ब्राइट लाइंस मतलब एमिटेड रेडिएशन, डार्क लाइंस मतलब मिसिंग रेडिएशन, मिसिंग वेवलेंथ। और अब लाइन स्पेक्ट्रा की दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि हर एलिमेंट का, मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हीलियम की बात करूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट हैं, मेरा हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अलग होता है एक दूसरे से, हर का, कोई भी एलिमेंट ले लो। और उसमें से मेरा हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम सबसे सिंपलेस्ट होता है, हाइड्रोजन का। सेकंड पॉइंट क्या है कि देयर इज रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। कोई ना कोई रेगुलरिटी जरूर होती है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न देखा गया है, हर एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम में कोई ना कोई रेगुलरिटी जरूर होती है, पर अलग होता है। हर किसी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम दूसरे एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम से अलग होता है। अब बात यह है कि हम कुल मिला के स्पेक्ट्रम को स्टडी क्यों कर रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्टडी कर क्यों रहे हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हेल्प से डिस्कवर करे गए थे। क्या करा था, सपोज कोई एलिमेंट लिया साइंटिस्ट ने, कोई नया एलिमेंट मिला, उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा, जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कंपेयर करा, उसके जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कंपेयर करा, और सिमिलैरिटीज देखी, डिफरेंसेस देखे, उसकी हेल्प से नए नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए हैं। इसलिए हम लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। बेसिकली क्या हुआ, साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को ब्रीफली स्टडी करना स्टार्ट करा। तो हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा में डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिली। अभी हम आगे पढ़ेंगे उन लाइंस के बारे में। वो जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिली थी, उन लाइंस को जो डिस्कवरर्स थे, जिन साइंटिस्ट ने उन लाइंस को डिस्कवर किया था, उन सीरीज ऑफ लाइंस को, उन लाइंस का नाम उस साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया। तो सबसे पहले क्या डिस्कवरी हुई कि हमारे एक साइंटिस्ट थे बाल्मर ने क्या देखा कि हमारी कोई भी स्पेक्ट्रल लाइंस हो, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन, अगर हाइड्रोजन की बात करें, हम हाइड्रोजन के केस में अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को वेव नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें, वेव नंबर क्या था हमारा, 1/वेवलेंथ। उन्होंने बोला अगर हम अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस को वेव नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ ऐसा फॉर्मूला ओबे करेंगी, पर उन्होंने ये कुछ स्पेसिफिक लाइंस को, कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करते हुए ये फॉर्मूला दे दिया। क्या था, 109677 इनटू ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/n²। और उन्होंने बोला n कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि या तो 3 या 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट फिर क्या हुआ, उन्होंने ये कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस को देखकर ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला दे दिया। फिर आए हमारे राइडरबर्ग एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बाल्मर ने जो कहा है वो सही तो है, बट वो कुछ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए ही सही है, सारी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए सही नहीं है। उन्होंने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला दिया, क्या,
वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -1 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -1। राइडरबर्ग ने क्या बोला कि n1 जो है मेरा वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी। n2 क्या होगा? n2 मेरा n1+1 हो सकता है, n2 n1+2 हो सकता है, n1+3 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। तो और उन्होंने क्या बोला, ये जो वैल्यू है इसको उन्होंने नाम दिया राइडरबर्ग्स कांस्टेंट और इसको कैसे रिप्रेजेंट करा? r से। उन्होंने बोला कि ये जो है ये है आपका राइडरबर्ग कांस्टेंट और ऐसे कुछ फॉर्मूला ओबे करेंगी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अभी हम जब आगे बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे ये n1 और n2 क्या होता है, और एक टेबल भी दी हुई है आपकी बुक में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसकी भी बात करेंगे हम। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे राइडरबर्ग, उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वैलिड है, और उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट 5 जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, हमारी जो फर्स्ट 5 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके लिए तो ये वैलिड है ही है। उन्होंने कहा कि n1 की वैल्यू 1 होगी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, n1 की वैल्यू 2 होगी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, ऐसे करके 5 तक, n1 की वैल्यू 5 तक होगी। और 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर करी गई थी 5 साइंटिस्ट के द्वारा। कौन कौन से थे? फर्स्ट थे, ये टेबल दी हुई है बुक में, लाइमैन जिन्होंने फर्स्ट सीरीज डिस्कवर की थी, बाल्मर सेकंड, अब पास्चर 3 ब्रैकेट 4 एंड फंड की स्पेलिंग है PFUND, उसमें P साइलेंट है तो फंड 5th। अब देखिए, अब उन्होंने बोला राइडरबर्ग ने, क्योंकि ये बोला था कि बाल्मर का फॉर्मूला तो सही है, क्यों? क्योंकि बाल्मर ने फॉर्मूला सेकंड सीरीज ऑफ जो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन डिस्कवर की थी उसको देख के ही दे दिया था सिर्फ, तो ये फॉर्मूला तो सही था, बट इट वाज नॉट जनरलाइज्ड, कि ये सबके लिए सही नहीं था, ये सिर्फ सेकंड सीरीज जो थी स्पेक्ट्रल लाइंस की उनके लिए सही था, जो बाल्मर सीरीज थी उसके लिए फॉर्मूला सही था। जनरलाइज्ड फॉर्मूला वाज दिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल की। उसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और ड्रॉबैक्स क्या थे बोर्स मॉडल के। फिर हम एटॉमिक ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की भी बात करेंगे, एंड